डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिकल साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो क्लिनिकल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डायलिसिस। डायलिसिस जैसा कि आप नाम सुन चुके होंगे, रीनल ट्रैक्ट के अबनॉर्मल कंडीशन में देखे होंगे इसको। डायलिसिस किसको बोलते हैं? डायलिसिस एक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एनी फ्लूइड। इस कंडीशन को बोलते हैं। तो केमिस्ट्री के भाषा में बोलते हैं कि रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स और सॉल्यूट फ्रॉम एनी फ्लूइड नोन एज डायलिसिस। और यही हम लोग मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं कि द रिमूवल एंड फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, स्पेशली नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट, द रिमूवल और फिल्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट फ्रॉम blood due to failure of या in case of both kidney fail। डायलिसिस एक कंडीशन है मेडिकल टर्म में जिसमें कि दोनों किडनी फेल होने पर नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट को या फ्लूइड को ब्लड से रिमूव करते हैं, फिल्ट्रेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। अब थोड़ी सी बात को समझना है कि जैसे मान लीजिए ये फ्लूइड है यहाँ पर और यहाँ पर एक सेल हो या कुछ भी हो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन है। सपोज दैट अगर नॉर्मल इसके अंदर के सॉल्यूशन के बराबर सॉल्यूशन अगर बाहर का हो, कंसंट्रेशन दोनों कंसंट्रेशन बराबर हो तो आइसोटोनिक कहलाएगा। तो इसमें किसी भी तरह का फ्लूइड का या इसका मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर ये सॉल्यूशन अगर बाय द वे हाइपरटोनिक हो जाता है सपोज दैट, तो इससे क्या होगी कि जो पार्टिकल है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या मूव करेगी? पार्टिकल है ना, पार्टिकल मूव करेगी। और जो फ्लूइड का मूवमेंट होगी, जो पानी का मूवमेंट वो उल्टा होता है। तो जो वाटर का मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पर हमको वाटर वो मतलब नहीं है, हमको यहाँ मतलब क्या चीज से है? सिर्फ सॉल्यूट से मतलब है मेनली, है ना, मेनली सॉल्यूट या नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट्स मतलब है। तो यानी कि मान लीजिए सपोज दैट कि ये एक और बताते हैं कि जैसे ये मेरा ब्लड है, मान लीजिए ब्लड है ना, इधर में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर ब्लड से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि यहाँ पर यूरिया का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर कम है, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या मूव करेगी? सॉल्यूट सब्सटेंस। तो सॉल्यूट सब्सटेंस का नेचर होता है, याद रखना है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। हमें इतना ही बात को समझना है, सॉल्वेंट के बारे में नहीं बात समझना है, यहाँ पे हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। तो यही थ्योरी पे आधारित है डायलिसिस। यही थ्योरी पे आधारित है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और ये बनाना पड़ता है हम लोग को, और इसी करके हम लोग डायलिसिस करते हैं। तो आप लोग कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। बस थ्योरी यही समझना है कि जो यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस से काम चलती है। डिफ्यूजन का मतलब हो गया हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर मूवमेंट क्या चीज करने जा रहे हैं हम लोग? नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। डायलिसिस को करने का दो तरीका होता है। एक होता है हीमोडायलिसिस, और एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, तो दो तरह का डायलिसिस होता है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। मतलब क्या हो गई? वही डिफ्यूजन का प्रोसेस डायरेक्ट ब्लड से करते हैं, डायरेक्ट ब्लड से करेंगे। हालांकि ब्लड तो दोनों में इन्वॉल्व होती है, लेकिन इसमें डायरेक्ट ब्लड से करते हैं अगर बाय द वे, है ना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। और इसमें क्या करते हैं कि पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के द्वारा जब हम लोग सॉल्यूट सब्सटेंस को जब बाहर निकालेंगे तो उसको बोलेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस। आइए हम लोग पहले चले हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में अंतर क्या है कि इसमें बॉडी से ब्लड को बाहर निकाला जाता है और उसके बाद मशीन में जाता है, डायलिसिस मशीन में, और फिर उसके बाद बॉडी में अंदर आता है। इसमें क्या होता है कि कोई ब्लड बाहर नहीं निकलता है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से कि अंदर सॉल्यूट सब्सटेंस को बाहर निकाला जाता है। कैसे करते हैं इतना तो मालूम है कि दोनों किडनी फेल होने पे करते हैं। किडनी फेल का मतलब फिल्ट्रेशन फेल, रीअब्जॉर्प्शन फेल या सिक्रीशन फेल,
कुछ भी हो सकता है, उसको किडनी फेल बोलते हैं। बस इतना ही हमें मेन मतलब है। किडनी मतलब क्या कि बॉडी से वेस्ट सब्सटेंस का नहीं निकलना, मतलब बहुत सारे ऐसे मरीज होता है जिसमें कि यूरिन बनते रहता है लेकिन किडनी फेल रहता है। खैर यहाँ पे बात हम इतने समझते हैं, तो क्योंकि नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट में अगर यूरिया का लेवल बढ़ेगा तो बॉडी में ओडिमा डेवलप करेगा। क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता है अगर सपोज दैट, तो उस कंडीशन में हार्ट फेल होगी, ब्रेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगी। तो किडनी अगर पोटासियम लेवल बढ़ेगा तो क्या डायलिसिस का प्रोसीजर के लिए क्या क्या जरूरत होता है? सबसे पहला कि ब्लड में यूरिया का लेवल देखना बहुत जरूरी है। अगर यूरिया का लेवल अगर बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, उस कंडीशन में डायलिसिस कराते हैं हम लोग। नंबर 2 क्रिएटिनिन का लेवल, अब जैसे मान यूरिया का लेवल कितना होती है 20 to 40 mg/dl नॉर्मल होती है। अगर इसका लेवल सपोज दैट लेवल अगर बहुत ज्यादा अगर बढ़ रहा है, सपोज दैट अगर 80 90 100 150 200 400 हो रही है उस कंडीशन में। दूसरा क्रिएटिनिन का लेवल अगर सपोज दैट नॉर्मल में 0.5 से लेकर के 1.5 mg/dl होता है। अगर इसका लेवल अगर सपोज दैट अगर 5 mg/dl से अगर एबव होने लगता है, उस कंडीशन में डायलिसिस की आवश्यकता पड़ने लगती है, डायलिसिस करते हैं ना। अगला पोटासियम का जो नॉर्मल है 3.5 से 5.5 इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर इसका लेवल सपोज दैट अगर 5.5 तो होता ही है मैक्सिमम। अगर 10 मिली इक्विवेलेंट से जब ऊपर होने लगता है, 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से जब बढ़ने लगता है, उस कंडीशन में डायलिसिस की आवश्यकता होती है। नंबर 4 यूरिक एसिड अगर इस नॉर्मल रेंज इसका 3.5 से लेकर के 6.8 mg/dl होता है। अगर इसका लेवल सपोज दैट अगर 12 मिलीग्राम से ऊपर हो जाती है, उस कंडीशन में डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। अगर बॉडी में अगर कोई टॉक्सिन और पॉइजन की बात अगर होती है, टॉक्सिन और पॉइजन बॉडी में बढ़ जाता है, उस कंडीशन में डायलिसिस की आवश्यकता होती है। यानी कि जरूरी नहीं है कि हाँ सिर्फ यूरिन नहीं बनता है तभी डायलिसिस करते हैं। अगर बॉडी में कंस्टिट्यूएंट्स का अमाउंट बढ़ने लगता है, उस कंडीशन में डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि यूरिया बढ़ेगा सपोज दैट बॉडी में फ्यूजन ओडिमा डेवलप करेगी, क्रिएटिनिन बढ़ेगा तो हार्ट और ब्रेन फेल करेगी, पोटासियम बढ़ेगा तो नर्व इनिवेट कर जाएगी, तो ये और यूरिक एसिड बढ़ेगी तो पूरे बॉडी में एसिडोसिस डेवलप करने लगेगा, टॉक्सिन बढ़ा तो आप समझ गए बात को। तो इसलिए ये सब सारे कंडीशन हम लोग को डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम लोग डायलिसिस की बात होती है तो सबसे पहला आता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस कैसे किया जाता है? हीमोडायलिसिस जो होती है थोड़ा कॉस्टली है पेरिटोनियल डायलिसिस से, लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस से अच्छा भी है। तो हीमोडायलिसिस के लिए क्या करते हैं? पहले हम लोग पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, और हॉस्पिटल में क्या होती है कि थोड़ा सा हम लोग शॉर्टली प्रोसीजर देखते हैं। हमको शॉर्टली प्रोसीजर हम एनिमेटेड डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को बहुत ज्यादा ये नहीं बना रहे हैं। जैसे मान लिया सपोज है यहाँ पे बॉडी है, ये बॉडी की बात हो रही है, ये बॉडी है, ये पेशेंट का बॉडी है, और इस बॉडी में मान लीजिए आर्टरी वेन जो भी हो गया यहाँ से। तो अभी इसको करने से पहले क्या होता है ना कि ये भी फिस्टुला भी बनाया जाता है, ये भी दोनों को शंट बनाया जाता है, ये भी शंट बनाया जाता है, और प्लस नॉर्मल भी कर सकते हैं। अगर 1-2 डायलिसिस करना हो तो फिस्टुला बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और कंटिन्यू करते हैं तो फिर फिस्टुला बनाने की जरूरत पड़ती है। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि पेशेंट को सपोज दैट यहाँ पर लिटा देते हैं। अगर हम लोग ऐसे एनिमेटेड ही बना रहे हैं ना, तो मान लीजिए सपोज दैट ये मरीज है यहाँ पे, और पेशेंट को हम इस तरह से लिटा दिए हम लोग पेशेंट को सुपाइन पोजिशन में, है ना, और यह पेशेंट हो गया, और यहाँ पे सपोज दैट पेशेंट का हैंड है यहाँ पर, है ना। तो अब हम लोग बात चलते हैं यहाँ पर, चलिए। और यहाँ पे जो होता है डायलिसिस मशीन होती है, एक डायलिसिस मशीन होती है, लगभग फ्रिज के बराबर का साइज का डायलिसिस मशीन होती है यहाँ पे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यहाँ के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी जो होती है उसमें आपको आर्टिफिशियल किडनी में अंदर में बहुत छोटे छोटे फाइबर होते हैं, जिसको बोलते हैं जो सेलोफेन फाइबर बोलते हैं। इसमें ये कैपिलरी, हम एक का फोटो बना रहे हैं, ज्यादा का फोटो नहीं बना रहे हैं, इसमें कम से कम लाखों फाइबर होते हैं। इसमें जो फाइबर सेलोफेन, सेलुलोज और पॉलीफिनाइल क्लोराइड का बना होता है, और ये पतला मेम्ब्रेन होता है, याद रखेंगे। ये पतला मेम्ब्रेन बहुत छोटा छोटा, बहुत सारे यहाँ पर कैपिलरी होते हैं, और यहाँ पर एक तरफ इधर से ब्लड आता है, इधर से ब्लड आता है। जैसे डायलिसिस का जो मशीन है ये, यहाँ पर डायलिसिस का मशीन यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे। और क्या है ना कि यहाँ पर पहले इसका बचाते हैं स्ट्रक्चर,
ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आर्टिफिशियल किडनी इसको कहा जाता है, आर्टिफिशियल किडनी है। अंदर में आज आपको बताएं कि जो कैपिलरी जैसा बना हुआ है, इस कैपिलरी में पॉलीफिनाइल क्लोराइड और सेलुलोज दोनों से मिल करके एक अच्छा सा कैपिलरी बनाया गया है। दो तरफ इंड होती है, एक तरफ रेड इंड होता है, रेड, और एक तरफ होता है ब्लू, होता है ब्लू कलर का। तो रेड से ब्लड अंदर जाएगा और ब्लू से ब्लड बाहर निकलता है। रेड से ब्लड अंदर जाता है, ब्लू से बाहर निकलता है। और यहाँ पर दो प्रकार का इसमें होल मिलेगा आपको। इसमें एक तरफ से यहाँ पर डायलाइजर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अंदर भेजा जाता है और दूसरे तरफ से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बाहर निकाला जाता है। इस तरह से आर्टिफिशियल किडनी मिलेगा आपको। और अब इसमें एक लंबा सा जो होती है वह आपका ट्यूब रहता है, जिससे ब्लड आपका निकलेगा यहाँ से। जैसे क्या होती है, ये यहाँ पर पेशेंट के फीमोरल आर्टरी से, याद रखेंगे, फीमोरल आर्टरी से आईवी कैनुला लगा करके और यहाँ से वो ट्यूब में ब्लड को निकाला जाता है। ध्यान देना पड़ेगा गौर से। यहाँ से आईवी कैनुला लगा करके, अब इसको थोड़ा सा रेड से बना देते हैं चूंकि समझ में आ जाएगी। तो यहाँ से आईवी कैनुला लगा करके और यहाँ जो ब्लड को निकाला जाता है। अब ये जो ब्लड निकलता है जिस ट्यूब में, इसमें जगह जगह जो होती है एडिशनल ऐड करने के लिए इसमें अलग से ट्यूब बना होता है। यहाँ पर क्या डाल सकते हैं लोग, हिपेरिन डालना जरूरी होता है। हिपेरिन इसलिए डालना जरूरी होता है कि बॉडी से ब्लड बाहर निकला है, ये कोगुलेट होने का चांसेस होती है, इसलिए हिपेरिन देते हैं। उसमें ग्लूकोज नहीं रहता है तो ग्लूकोज देते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन जो भी जैसा चीज होती है उसको हम लोग देते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ से जो होता है ना, ये ट्यूब पहले रन करता है किसमें, मशीन में जाता है। ये मशीन का काम क्या होता है कि इसमें प्रेशर को बढ़ाता है। ये याद रखना है, ये क्या करेगा, मशीन में जाता है, ये ब्लड ऐसे जाएगा, ब्लड मशीन, और ये डायलिसिस मशीन बोलते हैं। और इसके बाद ये मशीन जाकर प्रेशर को बढ़ाता है और इसके बाद ये ब्लड जो होती है वो इंटर करेगा किसमें, वो इंटर करेगा इसमें डायलिसिस ये ट्यूब में इंटर करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ब्लड निकलता है। आप पूछा है ब्लड निकलता कितना है, तो लगभग 1 मिनट में, यहाँ पर अप्रोक्स में 1 मिनट में 250 से 300 ml ब्लड जो होती है यहाँ से बाहर निकाला जाता है। और ये जो ब्लड है यहाँ पर निकलता है और ये प्रेशर क्रिएट करता है और ब्लड चला गया किसमें, डायलाइजर ट्यूब में, ये आर्टिफिशियल किडनी में चला गया। जब आर्टिफिशियल किडनी में चला जाता है तो ब्लड अब किसमें चले जाएगी, ब्लड जाएगी इसमें चली जाएगी, ट्यूब कैपिलरी में चली जाएगी, यहाँ से जुड़ा होता है डायरेक्ट कैपिलरी में चली जाएगी। अब क्या होगी, जो यहाँ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसके सरफेस पे मूव करता है, यहाँ से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देते हैं जिसमें क्या होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें मिला होता है, अल्कलाइन फ्लूइड होती है। और ये जो होती है इसमें रन कर, इसमें जाता है अंदर में, और ये क्या होगी ना, इसमें जाएगा अंदर में फ्लूइड, और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इस कैपिलरी के अराउंड में क्या होगी, अराउंड में यहाँ मूव करेगी। तो क्या करेगा, ये हम बता रहे डिफ्यूजन प्रोसेस, याद कीजिए क्या बताए थे, डिफ्यूजन प्रोसेस में इसमें क्या करेगी, जो सोल्यूट को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेगी, मूव कराएगी। तो यानी कि जो सॉल्यूशन ले रहा है इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और अंदर में यूरिया बढ़ा हुआ है, तो यूरिया कहाँ चला जाएगा, सॉल्यूशन में, क्रिएटिनिन सॉल्यूशन में, पोटासियम सॉल्यूशन में, ये सब चला सॉल्यूशन में। और उसके बाद इधर से क्या हो जाएगी, ये बाहर निकल जाएगी। तो इधर से जाते रहेगा, निकलते रहेगा, जाते रहेगा, निकलते रहेगा, जाते रहेगा। और यहाँ से जो ब्लड है वो ब्लड फिर इधर से रिटर्न जो होता है किधर जाएगी, ये रिटर्न ब्लड जो होती है, याद रखेंगे, यहाँ से जो रिटर्न ब्लड है, जो ब्लू कलर का जो इसमें इंड होती है, वहां से जो ब्लड होता है, इस ब्लड को इस पेशेंट में उसके भेन में, डायरेक्ट समझिएगा, इस पेशेंट के भेन में ये ब्लड को इंसर्ट करते हैं। याद रखिएगा, इसमें यहाँ से होते हुए कहाँ गया हुआ, पेशेंट के भेन में गया। तो आर्टरी से ब्लड निकला, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, आर्टरी से ब्लड निकला, वो गया पहले डायलाइजर मशीन में गया, डायलाइजर मशीन के बाद यहाँ से डायलाइजर मशीन के बाद वो कहाँ गया, फिर डायलाइजर मशीन के बाद वो कहाँ गया, फिर यहाँ से आर्टिफिशियल किडनी में गया। किडनी में कहाँ गया, जहाँ पे ब्लड, जहाँ पे कैपिलरी से जा रही है, यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसमें दे रहे हैं, ये इसको क्या करता है, चारों तरफ से वॉश करता है और उसके बाद जितना भी अंदर में हाई कंसंट्रेटेड सब्सटेंस है उसको निकालता है और जो बेस्ट प्रोडक्ट सब्सटेंस इधर से बाहर निकलता है। ब्लड जो है चला गया भेन में, भेन के बाद कहाँ चला गया, पुनः फिर क्या चला गया, पेशेंट के बॉडी में चला जाता है यहाँ पे। तो आर्टरी से गया, भेन से निकला, आर्टरी से गया, भेन से गया, आर्टरी से गया, भेन से निकला, और यह प्रोसेस होते रह जाता है। और यह प्रोसेस लगभग एक पेशेंट में 3 घंटा से लेकर 4 घंटा तक की जाती है। और यह प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोडायलाइसिस, याद रखेंगे, इसको क्या बोले हम लोग, हीमोडायलाइसिस। चलिए अब हम लोग दूसरा जो पार्ट चलते हैं वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस किसको बोलते हैं उसको भी देख लेते हैं। हीमोडायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन और कंट्राइंडिकेशन आगे बताते हैं, शॉर्टली है। इसको पहले हम पेरिटोनियल डायलिसिस को पहले चलते हैं।
पेरिटोनियल डायलिसिस को कब करते हैं? वैसा मरीज जिसमें कि हीमोडायलिसिस करने में सक्षम नहीं है ना। हीमोडायलिसिस कब की जाती है? सप्ताह में 3 बार की जाती है, कम से कम 3 बार सप्ताह में करते हैं, 4-4 घंटा के लिए करते हैं। और पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होती है? यह भी सप्ताह में 2 से 3 बार किया जाता है। वैसे मरीज को किया जाता है जिसमें कि जिसको कि हीमोडायलिसिस नहीं कर पाएंगे, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही हो सपोज दैट, तो पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या करते हैं लोग कि जैसे एक पेशेंट होता है, पेशेंट है, आप थ्योरी पेशेंट को क्या करते हैं? एक सिटिंग टेबल पे बैठा देते हैं। ये सिटिंग टेबल है, यहाँ पेशेंट को क्या करते हैं? बैठा दिए यहाँ पे, है ना, पेशेंट को बैठा दिए, सिटिंग करा देते हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट पेशेंट का ये सपोज दैट कि यहाँ हेड है और पेशेंट का ये अब्डोमेन है ना, ये अब्डोमेन है। अब अब्डोमेन की जो बात चलते हैं, हम लोग डायग्राम बना रहे हैं कि जो अब्डोमेन है यहाँ पर, सॉरी, ये जो अब्डोमेन में बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या होती है कि आपको मालूम होगा कि विसरा में, अब्डोमेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है जिसको पेरिटोनियम लेयर कहा जाता है। पेरिटोनियम लेयर में 2 लेयर होता है, एक होता है पेराइटल लेयर और एक होता है विसरल लेयर। पेरिटोनियम में 2 लेयर होता है, पेराइटल एंड विसरल लेयर। हम ऐसे शॉर्ट बना रहे हैं, तो बाहर की तरफ पेराइटल, अंदर की तरफ विसरल। और विसरल लेयर क्या करता है? हर ऑर्गन को क्या किए हुए? कवर किए हुए, चादर की जैसा कवर किए हुए है। विसरल लेयर में मेम्ब्रेन होता है, पतला मेम्ब्रेन होता है, ब्लड कैपिलरी होती है। तो अब करते क्या है कि पेशेंट को यहाँ से एक अंदर में कैथेटर इंसर्ट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। अम्बलाइकल से 3 सेंटीमीटर नीचे, अम्बलाइकल से 3 सेंटीमीटर नीचे एक हम लोग कैथेटर इंसर्ट कर देते हैं। इस कैथेटर में 2 प्रकार का क्या होता है? इसमें 2 प्रकार का इसमें कैनाल होता है। एक तरफ यहाँ पे इधर भी लॉक करने का होता है, इधर भी लॉक करने का होता है, और इस तरह से फिक्स कर दिया जाता है पेशेंट के बॉडी अब्डोमेन में। याद रखेंगे, पेशेंट के अब्डोमेन में पेरिटोनियम लेयर में इस कैथेटर को क्या करते हैं? फिक्स कर देते हैं। रबर कैथेटर का बना होता है, अम्बलाइकल से 3 सेंटीमीटर नीचे कर देते हैं। अब चलिए ये करके छोड़ देते हैं। अब हमको पेरिटोनियल डायलिसिस करने के लिए क्या करेंगे? एक हम लेना पड़ेगा, आईवी स्टेन लेना पड़ेगा। आईवी स्टेन लेना पड़ेगा। आईवी स्टेन इस तरह का स्टेन होता है, आईवी स्टेन जिसमें कि पानी को टांगा जाता है इसमें, है ना। अब क्या करते हैं, एक लेते हैं हम लोग 1 लीटर का डायलाइजर सोल्यूशन लेते हैं। इस डायलाइजर सोल्यूशन में भी हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, याद रखेंगे। और इसमें क्या होती है कि हम चाहें तो इसमें हम लोग जरूरत के हिसाब से हम लोग इसमें क्या करते हैं, पोटासियम या ग्लूकोज या कुछ भी इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक ट्यूब को यहाँ पर इसमें जोड़ देते हैं। जैसे आईवी ट्यूब होती है ना, आईवी सेट का ट्यूब, उसको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद क्या करते हैं, यहाँ से लॉक को खोल देते हैं। लॉक को खोलेंगे तो क्या होगी, 1 लीटर पानी कहाँ चली जाएगी? 1 लीटर पानी कहाँ चली जाएगी? पेरिटोनियम में आ जाएगी। जैसे ये जो फ्लूइड है, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन, डायलाइजर फ्लूइड कहते हैं इसको हम लोग। तो 1 लीटर फ्लूइड लेते हैं, उसमें जरूरत के हिसाब से एंटीबायोटिक भी डाल देते हैं, इन्फेक्शन वगैरह हो तो, है ना, या फिर हिपैरिन डालते हैं, एंटीबायोटिक डालते हैं, और भी अगर जरूरत के हिसाब से कोई डालना होता है इसमें डाल देते हैं। और उसके बाद ये फ्लूइड जो है यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा? अंदर में। यहाँ पर जाने के बाद क्या होगी कि यहाँ पर क्या होगी, पेरिटोनियम में ये पूरा का पूरा डायलाइजर आ जाएगी। आने के बाद क्या करते हैं कि मुश्किल से 5 मिनट में अंदर इंसर्ट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसको लॉक कर देते हैं। अब हम लोग 4 घंटा वेट करते हैं। 4 घंटा के बाद क्या करते हैं कि अब इसमें एक ट्यूब लगा करके, और ट्यूब लगा करके हम लोग पॉट में लगा देते हैं, यहाँ पे जिस पॉट में मेजरमेंट होता हो। अब क्या करते हैं, लॉक को खोल देते हैं 4 घंटा बाद। तो जो यहाँ से क्या होगी, 1 लीटर पानी को निकालना होता है। 1 लीटर पानी को यहाँ पे क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। 1 लीटर पानी यहाँ पे आ जाता है। अब क्या करते हैं, आगे यहाँ पर क्या होगी, वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुकी है। अब मेरा वेस्ट प्रोडक्ट आ गया, इसके बाद पेशेंट को भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि इसके साथ क्या क्या लॉस कर सकता है, एंटीबॉडी भी लॉस कर सकता है, वाटर भी लॉस कर सकता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस कर सकता है, ग्लूकोज लॉस कर सकता है। तो तुरंत जो होता है पेशेंट को ग्लूकोज चेकअप करते हैं, ब्लड प्रेशर चेकअप करते हैं। डायलिसिस के बाद किसी भी पेशेंट को तुरंत उसका रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, सीरम सोडियम, सीरम पोटासियम, सीरम कैल्शियम, ये सब जांच की जाती है डायलिसिस के बाद में। अब बात आते हैं कंट्राइंडिकेशन, कब नहीं करते हैं डायलिसिस। डायलिसिस कब नहीं करते हैं, वैसे मरीज में नहीं करते हैं जिसमें कि ब्रेन डिजॉर्डर का केस हो, रेस्पिरेटरी फेलियर है, हार्ट का कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है, सेप्टिसेमिया है, या बहुत सीवियर सेप्टिसेमिया हो, या फिर लिवर सिरोसिस है, हाइपोअल्बुमिनोमिया हो, ये सब सारे केस में हम लोग नहीं कराते हैं डायलिसिस।
अच्छा, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? अगर डायलिसिस करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन में हाइपोटेंशन हो सकता है, बीपी फॉल कर सकता है, फ्लूइड लॉस हो सकता है, प्लेटलेट डिसऑर्डर हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया पेशेंट को हो सकता है, पोटासियम की लॉस हो सकती है ज़्यादा, सोडियम लॉस हो सकता है पेशेंट को, रेस्पिरेटरी डिस्टर्ब हो सकती है, हार्ट बीट गड़बड़ा सकता है पेशेंट का। ये सब पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन आने की चांसेस होती है डायलिसिस में। यही था मेरा डायलिसिस, और डायलिसिस हम लोग किया जाता है, एक मेडिकल कंडीशन हो गई। हम लोग अब नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल, नेक्स्ट क्लिनिकल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इसमें अगर किसी तरह का क्वेश्चन होगा आप जरूर कमेंट्स करेंगे, बाकी बातें नेक्स्ट। थैंक